सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में। आज से अपनी हिंदी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी की महत्वपूर्ण क्लासेज एलडीसी, रीट, महिला पर्यवेक्षक, जीडी, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, व्याकरण से। अपना बिंदु होगा वर्ण विचार। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न वर्ण विचार से। अभी एलडीसी की वैकेंसीज आई हुई है, महिला पर्यवेक्षक की आई हुई है, उसमें यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अपन वर्णों से। इससे पहले एक सामान्य सी जानकारी हिंदी के बारे में। जब हिंदी की अपन चर्चा करते हैं, हिंदी है क्या? हिंदी भाषा है एक, और इस भाषा पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, विरोधाभास होता है इस पे कि हिंदी क्या है, कौन सी भाषा है। हिंदी को कई लोग मातृभाषा भी बोलते हैं, मातृभाषा। लेकिन हिंदी मातृभाषा न होकर राजभाषा है। न तो ये राष्ट्रभाषा है, न ही मातृभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी को स्पष्ट रूप से राजभाषा उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रभाषा पूरे देश में नहीं बोली जाती है। राष्ट्रभाषा दर्जा दिलाने के लिए इस पे बहुत सारे विद्वानों ने संघर्ष किया, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। राष्ट्रभाषा तभी होती है जब उसको बोलने वाले 75% और उसको समझने वाले भी 75% हो, तो ही वो राष्ट्रभाषा होगी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न कहकर राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जब हम बात करते हैं हिंदी की व्याकरण की, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण। वर्ण बात करते हैं वर्णों पे। इसमें 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब इकाई में भी भाई कई प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, उच्चारण की दृष्टि से। एक लेखन की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, एक अर्थ की दृष्टि से पूछ लिया जाता है,
एक भावार्थ की दृष्टि से यहां से 4 प्रश्न बनते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जब हम उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछते हैं तो उसका उत्तर होता है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के बिना तो कोई भी न तो वर्ण बनेंगे, न ही शब्द बनेंगे और न ही वाक्य बनेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि भाषा का जो विकास होता है वो ध्वनि से ही हुआ है। उसके बाद में लेखन की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो आते हैं वर्ण, और वर्ण का जो लिखित रूप होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अक्षर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। उसके बाद में आता अर्थ की दृष्टि से, और अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, और इसी को अपन पद भी कह सकते हैं। शब्द और पद में थोड़ा सा माइनर अंतर है। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। जब भी कोई शब्द जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वह कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है, पद बन जाता है। यह है शब्द और पद में अंतर। शब्द होता है स्वतंत्र, शब्द स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है शब्द, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त हो जाता तो स्वतंत्र नहीं बन जाता है, स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। इसलिए शब्द स्वतंत्र होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। उसके बाद में आता है भावार्थ की दृष्टि से, और भावार्थ की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वाक्य। क्या है, वाक्य। और वाक्य इन्हीं सभी से मिलकर बनता है, और इन चारों से मिलकर जो बनती है ना वही क्या है, भाषा। क्या है, भाषा। और भाषा होती है वो 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी, मौखिक, मौखिक। एक होती है लिखित, और एक होती है सांकेतिक, संकेत के माध्यम से, सांकेतिक। और भाषा का जो विकास क्रम है वो यही है, पहले ध्वनि 1 नंबर पे, उसके बाद में वर्ण या अक्षर, उसके बाद में शब्द, और उसके बाद में वाक्य। ध्वनि का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्णों की, और हमारा जो पहला बिंदु है व्याकरण का वो है वर्ण। वर्ण होता क्या है, भाषा की जो इकाई है, सबसे लघुत्तम इकाई है वो वर्ण ही है। सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण। और इसके फिर कोई विभाजन नहीं होता है, वर्ण का कोई विभाजन नहीं होता है। जैसे ए है, ए का कोई विभाजन नहीं है, इसके बाकी टुकड़े नहीं हो सकते, क के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ये वर्ण है। और जब इनका लिखित रूप हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, अक्षर भी हो जाते हैं। इसी वर्ण को अपन क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। और उसके बाद में वर्णों के बाद में अपने आती है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। और जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्णों के प्रकार, वर्ण के प्रकार। और वर्ण के प्रकार कितने हैं, 2। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ये वर्णों की प्रकार हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन।
जब हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन की, उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वर्ण होते कितने हैं। इस पे भी कई प्रकार के विरोधाभास चल रहे हैं। कहीं कहीं इसका उत्तर आ जाए 52, कहीं 55 भी आ जाता है, कहीं और भी चले जाते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं स्वर और व्यंजन की। शुद्ध जो वर्ण होते हैं ना, शुद्ध वर्ण वो 44 ही होते हैं। शुद्ध वर्णों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो वो कितने होते हैं? 44। बढ़ते हैं आगे कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का मतलब होता है मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि, मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि। अखंड का मतलब जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, अखंड ध्वनि स्वर कहलाती है। इसकी जो व्याकरणिक परिभाषा होती है वो क्या होती है? हमारे जो वाक् यंत्र होते हैं, हमारे वाक् यंत्र, हमारे जो वाक् यंत्र होते हैं और उसमें किसी प्रकार की जो बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वाक् यंत्रों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि जहां से हम जो स्वर बोलेंगे, जहां से हम जो वर्ण बोलेंगे, वहां लास्ट तक एक ही ध्वनि निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। जैसे हमने ए का उच्चारण किया और जब ए का उच्चारण किया तो लास्ट तक ये ए ही निकलता जाएगा, ए लास्ट तक ए निकला। आ को बोलेंगे तो लास्ट तक आ ही निकलता जाएगा। तो यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे? अखंड ध्वनि। क्या होता है? अखंड ध्वनि। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे वाक् यंत्रों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वाक् यंत्र हमारे जो मुख में होते हैं उसको वाक् यंत्र बोलते हैं। जैसे कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धा होता है, दंत्य होता है, ओष्ठ होता है। इनमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्वर। और ये जो स्वर होते हैं ये 11 भी होते हैं और 10 भी होते हैं। अलग अलग प्रश्न आते हैं। अगर सीधा प्रश्न आए कि स्वर होते हैं तो स्वर होते हैं कितने? 11। स्वर 11 ही होते हैं। और अगर प्रश्न आए कि मौखिक रूप से स्वर कितने होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक रूप से अगर स्वरों की अपन बात करेंगे तो मौखिक रूप से आएंगे 10, क्योंकि एक स्वर ऐसा है जिनको अपन बोलेंगे री। जब री का अपन उच्चारण करते हैं तो वहां थोड़ा सा क्या हो जाता है? वो खंडित हो जाती है। री उच्चारण तो हुआ री से और लास्ट में क्या निकला? ई। री यानी कि री से ई, लास्ट में क्या आया? ई। इसलिए इसको मौखिक रूप से, यानी कि हमारी परिभाषा के ऊपर ये खरा नहीं उतरता। री परिभाषा पे री खरा नहीं उतरता है, क्योंकि वाक् यंत्रों में क्या उत्पन्न हो रही है? बाधा। री को बोलने से वाक् यंत्रों में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको मौखिक रूप से इस री को स्वर में नहीं गिना जाता है। लेकिन जैसे ही अपन लेखन करेंगे, लिखित करेंगे और प्रश्न पूछ लिया जाए कि लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो फिर ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। कैसे? जैसे अपन ऋतु नाम लिखेंगे, ऋतु, जैसे किसी लड़की का नाम होता है ऋतु, तब तो अपन ऋतु ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ऋतु ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपन ऋतुओं की बात करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, तब अपने को ये ही वर्ड लिखना ही पड़ेगा, ऋतु। तो लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं? 11। और मौखिक दृष्टि से कितने होते हैं? 10। और स्वर कितने होते हैं? वो होते हैं 11। अब होते कौन कौन से हैं? बढ़ेंगे आगे। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए, उसके बाद में होता है आ, उसके बाद में आती है ई, इसके बाद में आती है ई, उसके बाद में ऊ, उसके बाद में ऊ, उसके बाद में आता है री, उसके बाद में ए, आई,
ओ, औ, यही 11 स्वर होते हैं। ये 11 स्वर हैं। अब अपन बात करते, ये तो हुई हमारे स्वरों की बात। किसकी हुई? स्वरों की। उसके बाद में अपन बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन, और व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं शुद्ध 33। अपन शुद्ध वर्णों की बात कर रहे हैं। 11 हमने कर लिए स्वर। क्या कर लिए? स्वर। और जब हम बात करते हैं व्यंजन की, शुद्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जब शुद्ध व्यंजनों की बात करते हैं तो आते हैं क्या? पहले तो आता है कै से मैं तक, कै से मैं तक, और इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, क्योंकि हिंदी में जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कै से मैं तक। एक तो होता है पहला कै वर्ग, एक होता है चै वर्ग, एक होता है टै वर्ग, एक होता है तै वर्ग, और एक होता है पै वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। और इन 5 वर्गों में जो वर्ण होते हैं वो 5-5 होते हैं। तो ये कुल कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, और वो कै से मैं तक हैं। कहां से कहां तक हैं? कै से मैं तक 25। उसके बाद में अगले होते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? एक तो होता है य, एक होता है रे, एक ल, और एक होता है वै। इसको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। कई बार पूछा जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है, और अंतस्थ वर्ण का हिंदी में यही क्रम होता है, जबकि संस्कृत में अलग हो जाता है। संस्कृत में उसको बोलेंगे य व रेल। संस्कृत में य व रेल हो जाएगा, य व रेल, ये संस्कृत में होता है, और हिंदी में होता है य रे ल व, अंतस्थ वर्ण। उसके बाद में होता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म, जिसको बोलने से हमारे मुख में घर्षण होता है, घर्षण होता है, उसको बोलते हैं ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों की जो संख्या वो होती है 4। यहां पर भी 4 है। 4 कौन कौन सी? एक तो होता है श। देखो 3 से होते हैं, और अपन सीधा उसको बोल देते हैं स नहीं होता, श, उसको बोलते हैं श। उसके बाद होता है श, और एक होता है स। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। अपन पढ़ेंगे आगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में नाम देंगे इनको। फिर भी इसको बोलते हैं तालव्य श, तालव्य श। इसको बोलते हैं अपन मूर्धन्य स, और इस स का नाम है दंते स। और एक वर्ण और आता है, क्या आता है? ये यहां पर 4 होंगे। अब 25 और 4 29, 29 और 4 33, यही शुद्ध वर्ण है। व्यंजन, शुद्ध व्यंजन की अपन जब बात करेंगे तो यही हैं 33, और स्वर कितने हैं? 11। यानी कि ये शुद्ध वर्ण है, और शुद्ध वर्णों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है कितनी? 44। कितनी हो जाती है? 44 शुद्ध व्यंजन। अब एक प्रश्न यहां से आता है, एक प्रश्न आता है यहां से शब्दकोश का। जैसे अपनी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी चलती है A to Z। कहां से? A to Z से। A से स्टार्ट होती है, Z पे खत्म हो जाती है। लेकिन हिंदी की जब अपन शब्दकोश की बात करते हैं तो यहां से अपने को थोड़ा सा समझना है कि शब्दकोश क्या है? शब्दकोश। जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो हिंदी का जो शब्दकोश होता है वो होता है शुरू अनुस्वार से।
इसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार से शुरू होता है और है पे खत्म हो जाता है शब्दकोश। यानी कि हिंदी की जो शब्दकोश है उसमें अंतिम जो वर्ण होता है वो होता है और शुरुआत में होता है अनुस्वार। अनुस्वार से शुरू होता है और है पे खत्म हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि 4 वर्ण और होते हैं, एक होता है अक्षय, इसको अक्षय बोलते हैं, एक होता है त्रय, और एक होता है ज्ञ, और एक होता है श्रय। और अपन जब पढ़ते आए हैं शुरू से तो इसको भी पढ़ाया जाता है, लास्ट में यही वर्ण आते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। लेकिन ध्यान रखना है शब्दकोश में ये एंड में नहीं आते हैं, अंत में नहीं आते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं में छिपे हुए हैं, यहां से यहां तक छिपे हुए हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वर्ण या व्यंजन। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है यानी कि एक वर्ण तो होते नहीं इसमें, और भी वर्ण शामिल है इनमें। जैसे अपन बात करते हैं अक्षय की, अक्षय ये जो मिलके बना है अक्षय, ये बना है क धन से धन ए, क्षय। देखो इसलिए बोला जाता क्षय, छह नहीं है, क्षय, क्षय, क से ए, इनसे मिलकर बना है। इसका मतलब ये पहले कहीं है, क हमने पढ़ लिया यहीं पर क है, से भी यहीं पर है, ए भी यहीं पर है। जब अपने से पूछ ले कि शब्दकोश में अक्षय का स्थान होता कहां है, तो अक्षय का जो स्थान होता है वो क के बाद में होता है। क्या होता है? क के बाद में। अक्षय का स्थान क के बाद में मिलता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं त्रय की, त्रय, त्रय। जब अपन त्रय की बात करते हैं तो त्रय भी किसी न किसी से मिलकर ही बना है, संयुक्त है। तो ये बनता है तय धन रे धन ए। तो इस त्रय का जो स्थान होता है, मतलब त्रय वाले जो वर्ड मिलेंगे वो अपने को कहां मिलेंगे? तय के बाद में। कहां मिलेंगे? तय के बाद में। उसके बाद में आता जय, जय, इसको जय बोलते हैं, जय बोलते हैं, पर इसको, इसका नाम है जय। क्यों है? क्योंकि इसको जय इसलिए बोला जाता है क्योंकि मिलकर बनता है जय धन ये। जय का जो नासिक है वो ये, और उसके बाद में आता है ए, ये इनसे मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं जय। जैसे अपन जब वर्ड लिखते हैं, जैसे ये शब्द लिखा मैंने, इसका जो उच्चारण होता है अपन बोलते हैं इसको विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान है, इसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान। जैसे ये जो वर्ड है ये ज्ञान नहीं, ज्ञान, ज्ञान, यानी कि जय है। देखो जय ये ज्ञा, तो ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, यानी कि इसका जो उच्चारण है वो जय से होता है, जय नहीं कि जैसे। तो ये ज्ञ नहीं है, जय है। उसके बाद में अपन बात करते हैं श्रय, श्रय, जैसे श्रृंगार वाला, जैसे वो श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है। जैसे श्रय जो बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा? स धन रे, क्योंकि ये रे है नीचे, और उसके बाद में क्या आएगा? ए। ये हमारा श्रय। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। अपन 44 से अलग बात कर रहे हैं, 44 हमने शुद्ध पढ़े हैं, ये 44 से अलावा हैं। उसके बाद में ये हो गया संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के बाद में और भी वर्ण हैं, जैसे अपन बात करते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षेप भी बोलते हैं इसको, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। और इसी का एक नाम और है ताड़न जात, ताड़न जात। दो वर्ण होते हैं उत्क्षिप्त वर्णों में, एक तो होता है अड़, अड़, ये अड़ है, अड़, और एक होता है अढ़, अड़ और अढ़। अब ये जो वर्ण है ये वर्ण नहीं है। देखो ये ऐसे 3 होते हैं, एक तो होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये, तीनों अलग अलग हैं। इसका जो उच्चारण होता है, इसका उच्चारण, इसको बोलते हैं अंग, क ख ग घ अंग, ये अंग है, अंग। ये है अड़, अड़,
जैसे अपन शब्द नहीं लिखते क्या, सड़क, सड़क, देखो ये रहा अड़, ये आगत है, बाद में लिए गए ये अड़ है, सड़ अड़, तो इसको बोला गया सड़क, अड़क। और ये जो है ना वो है डै, डै, जैसे डै से डमरू, ये डै है। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने उत्क्षिप्त वर्ण जो लिखा है इसको ताड़नजात, ये वर्ण इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि ये शब्द कभी भी शुरुआत में नहीं मिलेंगे आपको, शब्द की शुरुआत में नहीं मिलेंगे, ये बीच में मिलेंगे या अंत में मिलेंगे, शब्द की शुरुआत में कभी नहीं होते हैं। जैसे देखो, जैसे इस वर्ण को मैंने लिखा ये ढाई, ये ढाई नहीं होता है, इसको अढ़ाई बोला जाता है, अढ़ाई, जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई, ढाई नहीं है, अढ़ाई बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा, अढ़ाई, इसीलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं अपन क्या, उत्क्षिप्त वर्ण, क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात। 4 संयुक्त ले लिए, 2 ये ले लिए, तो 44 और 4 कितने हो गए, 48, और 48 और 2 कितने हो गए, 50। उसके बाद में देखो, जब अपन स्वर जब अपन पढ़ते हैं तो वहां अपन पढ़ते लास्ट में अंग ए, यानी कि एक अनुस्वार और एक विसर्ग, इसको बोलते हैं अयोगवा है। क्या बोलते हैं, अयोगवा है, इसको अयोगवा वर्ण बोला जाता है। 2 ये हो गई, ठीक है। अब देखो, ये तो होता है अनुस्वार, अनुस्वार। एक और होता है जैसे ये भी सीटेट में पूछा गया था, इसका भी नाम है, इसको अपन चंद्र बिंदु नहीं, हमने इसको बना रखा है चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु नहीं होता है, अपन बोलते हैं इसको चंद्र बिंदु। इसका भी नाम दिया गया है हिंदी में, और इसका जो नाम है इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ये चंद्र बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु अपन बोलते जरूर है इसको, लेकिन इसका नाम है क्या, अनुनासिक। उसके बाद में नुक्ता वर्ण और होते हैं, नुक्ता वर्ण। नुक्ता वर्ण होते हैं क, ख, ज, क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज और फ, ये नुक्ता ऐसे क, ख, ग, ज, फ, इसको नुक्ता वर्ण बोलते हैं। अरबी और फारसी के जो शब्द होते हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनकी जो संख्या होती है 5 नुक्ता वर्णों की। तो इस प्रकार से जब अपन बात करते हैं तो कई बार अपने पास 52 भी आ जाते हैं, जैसे मैंने 52 बता दी यहां तक, और 5 और हो गए तो 57 भी हो जाते हैं। तो यहां अपने को नहीं करना है। अगर प्रश्न आए ना कि सीधे तौर पे प्रश्न आए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, शुद्ध वर्ण, तो शुद्ध वर्णों की संख्या अपने को कितनी बतानी है, 44 ही बतानी है, 44 के अलावा नहीं है। फिर बाद में इनको जोड़े गए थे, तो शुद्ध वर्णों की संख्या जब आए तो अपने को कितना उत्तर देना है, 44। यह था हमारा सामान्य सी जानकारी। अब स्वरों को भी अलग प्रकार से बांटा जाता है और व्यंजनों के भी अलग प्रकार से बांटे जाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो होता है स्वरों का उच्चारण स्थान, क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान, और एक होता है प्रयत्न के आधार पे। एक तो स्वरों को प्रयत्न के आधार पे बांटेंगे और एक उच्चारण स्थान के आधार पे बांटेंगे। तो स्वरों को अपन जब बांटते हैं, डिवाइड करते हैं उसको, तो 2 भागों में बांटा जाता है स्वरों को। स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण अपन 2 भागों में करेंगे इसको। तो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, एक तो होता है प्रयत्न के आधार पे। किसके आधार पे, प्रयत्न के आधार पर।
और एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। और जब वर्णों का जो प्रश्न पूछा जाता है, उसका ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है होता है उच्चारण स्थान। व्यंजन का ही होता है, उसमें स्वर का भी करेंगे साथ में और साथ में ही व्यंजन का करेंगे, दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पे, तो प्रयत्न के आधार पे जब हम बात करते हैं तो इसको भी अपन 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 5। और इसमें जो पहला जो भाग होता है वो होता है मुख में जिह्वा की स्थिति क्या होती है। मुख में जिह्वा की स्थिति, मुख में जिह्वा की स्थिति मतलब मुख में जीभ कहां होती है, जिह्वा की स्थिति। और इसको भी अपने 3 भागों में बांट देते हैं कि मुख में जीभ कहां होती है अपनी। एक तो होता है अग्रभाग, अग्रभाग। एक होता है मध्य भाग, मध्य भाग। और एक होता है पश्च भाग, पश्च भाग। अग्र, मध्य और पश्च। यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्वर पश्च है, कौन सा मध्य और कौन सा अग्रभाग है। तो अग्रभाग की अपन जब बात करते हैं तो 4 ही स्वर होते हैं इसमें अग्र में। एक होता है ई, ए और आई, ये अग्रभाग में होता है। मध्य भाग की जब अपन बात करते हैं तो एक ही स्वर होता है, वो होता है ए। बाकी जो स्वर बच गए वो पश्च भाग में होते हैं। आ, उ, री, ओ और औ। मुख में जिह्वा की स्थिति अग्रभाग में, मध्य भाग में और पश्च भाग में। अग्रभाग में अपने को 4 ही स्वर लेने हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। मध्य भाग में एक ही स्वर आता है, ए। एक प्रश्न आता है कई बार कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। एकमात्र स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सब की मात्रा होती है। आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की होती है, ए, आई, ओ, औ। सबकी मात्रा होती है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मध्य भाग में एक ही स्वर होता है, वो होता है ए। कौन सा होता है? ए। जब हम बात करते हैं, ये है मुख में जिह्वा की क्या स्थिति है। उसके बाद में आता है 2 नंबर पे, प्रयत्न के आधार पे कर रहे हैं। और 2 नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं क्या? ओष्ठ आकृति के आधार पे। ओष्ठ आकृति का मतलब क्या है कि जब हम स्वर को अपन बोलेंगे तो हमारी होठों की जो आकृति है वो कैसी बनती है। और उसको अपन 2 भागों में बांटेंगे, एक तो वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। उसी को अपन बोल सकते हैं गोलाकार और अगोलाकार। वृत्ताकार भी गोल बनेगा और अवृत्ताकार जो गोल नहीं बनता है। तो मुख में क्या करेंगे कि ओष्ठ आकृति के आधार पे, ये तो था मुख में जीवा की स्थिति, जीव की क्या स्थिति होती है, वहां पर करेंगे 2 नंबर पे ओष्ठ आकृति के आधार पे, स्वरों को ओष्ठ आकृति के आधार पे। दूसरा ओष्ठ आकृति के आधार पे, ओष्ठ आकृति के आधार पर। और आओष्ठ आकृति जो है वो है 2 प्रकार की। एक तो है वृत्ताकार,
वृत्ताकार। इसी का दूसरा नाम है गोलाकार। गोलाकार यानी कि जब अपन स्वरों को जब अपन बोलेंगे तो गोल बनेंगे। हमारा मुख कैसा होगा? गोल। हमारे होठों में क्या आएगा? गोल। जैसे कौन कौन से होंगे? ऊ, ऊ, ओ, औ। ये वृत्ताकार की श्रेणी में आते हैं। कौन श्रेणी में आते हैं? वृत्ताकार, क्योंकि हमारे होठ गोल बनते हैं जब इसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है एक अवृत्ताकार। अवृत्ताकार सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि वृत्ताकार कौन सा है, अवृत्ताकार कौन सा है। अवृत्ताकार या अगोलाकार। बाकी जो बच गए वो सारे आ, ई, री, ए, आई, ये अवृत्ताकार। ये है दूसरा भाग जिसको बोलते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पे। किसके आधार पे? ओष्ठ आकृति के आधार पे। उसके बाद में तीसरा नंबर जो आता है वो आता है मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति, मुखाकृति यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पर स्वर, आधार पर। और इसको बांटते हैं अपन 4 भागों में। कितने भागों में? 4। एक तो होता है संवृत स्वर, संवृत, संवृत स्वर। और संवृत स्वर में अपने को 4 स्वर लेने हैं। कितने स्वर लेने हैं? 4। कौन कौन से? एक तो ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यह है संवृत। उसके बाद में आता अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर। कौन सा आता है? अर्ध संवृत। और अर्ध संवृत में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 2। एक तो होता है ए और एक होता है ओ। ये अर्ध संवृत में आते हैं। किसमें आते हैं? अर्ध संवृत में, ए और ओ। उसके बाद में आता है विवृत स्वर। क्या आता है? विवृत। तीसरा विवृत स्वर। और विवृत स्वर में एक ही स्वर होता, वो होता आ। और चौथा होता है अर्ध विवृत। क्या होता है? अर्ध विवृत। और अर्ध विवृत स्वर में जो बच गए अपने पास, क्या क्या बच गया? एक तो बच गया ए। क्या बच गया? ए। एक क्या बच गया? आई। एक बच गया औ। और एक बच गया री। ये अपना कौन सा? अर्ध विवृत। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। जब भी वर्ण से प्रश्न पूछा जाएगा, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत, ये किसके आधार पे है? ये मुखाकृति के आधार पे है। उसके बाद में होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कि उच्चारण जब अपन करते हैं तो कितना समय लगता है। और उसमें होता है एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो उसमें लिखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, लगने वाले समय के आधार पर। और इसको अपन बांटेंगे
दो भागों में। एक तो आता है ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर, इसको अपन लघु स्वर भी बोल सकते हैं, लघु स्वर। और ऋस्व स्वर में जो स्वर होते हैं तीन, एक तो होता है ए, एक होता है ई और एक होता है उ, ऋस्व स्वर होते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसी को अपन गुरु स्वर भी बोल सकते हैं, गुरु स्वर। इसमें जो स्वर होंगे वो कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ऋस्व स्वर में अपन री को भी शामिल कर लेते हैं। यह है किसके आधार पे? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, सॉरी 2 भागों में, एक तो ऋस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पे, किसके आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। अब इसको अपन उसी के साथ लेंगे, व्यंजन के साथ में, उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उच्चारण स्थान का बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पे अपन इसको सीधा सा स्वर और व्यंजन में ले लेते हैं। यहीं पर व्यंजन को करेंगे, उसी पहले कर लेते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों का विभाजन, बस इतना कर लेते हैं, वर्णों का विभाजन। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जाता है यहां से, वर्णों का विभाजन। अपन 44 वर्णों का विभाजन करेंगे, कितने का? 44 वर्णों का। कि उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब है जब अपन बोलते हैं वर्णों को तो हमारे कहां से कौन सी ध्वनि निकलती है, कौन सा वर्ण कहां से निकलता है, कै कहां से निकलता है, च कहां से निकलता है। तो हमारे मुख में मुख्य रूप से 5 विवर होते हैं, 5। एक तो होता है कंठ, एक तालु, एक मूर्धन्य, एक दंते और एक ओष्ठे। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, इसी यही क्या है? उच्चारण स्थान है। और यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उच्चारण स्थान। और कहीं से पूछे न पूछे, अगर वर्णों का टॉपिक अगर किसी सिलेबस में दे रखा है तो वहां से यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही अपन एक थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे इसको, रटेंगे नहीं, रटने से ये चीज भूल जाते, स्लिप हो जाते हमारे माइंड से। अपन करते देखो वर्णों का विभाजन। पहले तो मैं नाम लिख लेता हूं, कंठे, पहला है कंठे। उसके बाद में आता है तालव्य या तालु, कंठ तालु। उसके बाद में आता है मूर्धा या मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धन्य। उसके बाद में आता है दंते, दंते। और उसके बाद में आता है ओष्ठे। ध्यान से सुनना है इस चीज को, यहां से क्लियर करना भी। ओष्ठे सबसे पहले अपने पास 5 वर्ग होते हैं, 5। ये देखो 5 स्थान है, कंठ तालु मूर्धन्य दंते ओष्ठे, 5 वर्ग हैं। अपन 44 वर्णों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उच्चारण स्थान में, कि 44 वर्णों को कहां कहां सेट करेंगे। ये मैंने 5 स्थान बताए हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों को क्रम से रख दो, याद हो जाएंगे। 5 वर्गों को क्रम से रख दो। यहां पर कै वर्ग आ जाएगा, यहां च वर्ग आ जाएगा, यहां ट वर्ग, यहां पर तय वर्ग और यहां पर पै वर्ग। बहुत ही आसान तरीके से देखो याद हो जाएंगे ये। अगर आपकी याद हो जाता है कंठे, उसके बाद में आता है हमारे तालव्य, तालु जिसको अपन बोलते हैं, ताड़वा। उसके बाद में आता है मूर्धा, जो खुरदरा
जो खुरदरा भाग होता है, मुख में हमारा जो खुरदरा भाग होता है, जीभ के ऊपर, जब अपन मीठा खाते हैं तो जीभ हमारे ऊपर जाती है, वो होता हमारा क्या, मूर्धन्य, मुर्दा। उसके बाद में होता है चौथा कौन सा, दंते, दांत। और उसके बाद में होता है ओष्ठे। और मैंने 5 नाम बताए हैं, क्रम से यही है, ध्यान रखना है, क्रम भी यही है 5। तो 5 हमारे पास वर्ग है, तो कै वर्ग यहां आ जाएगा। सबसे पहले कै वर्ग, उसके बाद में च वर्ग, उसके बाद में ट वर्ग, उसके बाद में तय वर्ग, और उसके बाद में पै वर्ग। प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, ड से डमरू। अब देखो अपन क्या करते हैं, परीक्षा में अपन बोल के करते हैं कि ड कहां से निकला, ड पता नहीं चल रहा है। अगर आपके पास ये लॉजिक है, ये तरीका है कि ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अपने को देखो ड कहां आता है, ट में आता है, और सीधा सीधा अपने पास आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। जैसे प्रश्न पूछ ले अपने से, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान, तो मैं देखना कि द कहां आ रहा है, द आ रहा है कौन से वर्ग में, यहां त थ द, कौन से में आ रहा है, तय वर्ग में आ रहा है। तो द का जो उच्चारण स्थान बना वो क्या बना, दंते। क्या बना, दंते। उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जय का उच्चारण स्थान, जय का उच्चारण स्थान, ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जय का उच्चारण स्थान क्या है। तो जय का जो उच्चारण स्थान होता है, तो जय कहां आता है, च वाले में आता है, तो जय का जो उच्चारण स्थान बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तालव्य। उसके बाद में प्रश्न पूछ ले गय का उच्चारण स्थान, गय का उच्चारण स्थान, तो गय किस में आता है, कै वर्ग में आता है, तो गय का उच्चारण स्थान कहां बन जाएगा, कंठे में। कहां बन जाएगा, कंठे में। तो 5 वर्ग हैं और यहीं पर 5 स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे। अब अपन बात करते हैं, तो हमारे पास 5 हो गए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपने आते हैं 4 वर्ण, अंतस्थ वर्ण, य, र, ल और व। इस व को एक बार आप साइड में कर लो, एक बार व का अलग से नाम देंगे बाद में, 3 और बनाएंगे बाद में। पहले अपने पास 3 ही वर्ण याद कर लो, एक तो यह है और एक र है और एक ल है। सूत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये लॉजिक याद रखना अपने को। अब देखो इनको सेट करते हैं, कहां कहां सेट करेंगे, देखो इनको एकदम आसान तरीके से। ये अपने पास 5 स्थान है और ये अपने पास कितने हैं, 3। एक को मैंने साइड में कर दिया। अब अपने पास यहां 5 है, वहां 3 है, कुछ नहीं करना है, एक ऊपर वाले को छोड़ दो और एक नीचे वाले को छोड़ दो। यहां अपने पास 3 है, इन तीनों को क्रम से रख दो। यहां पर तो क्या जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, र, और यहां पर क्या जाएगा, ल, बस और कुछ नहीं करना है, य, र, ल। उसके बाद अपन बात करते हैं, कितने हो गए, 3 हो गए। इसका नाम आगे देंगे अपन, चलो यहीं दे देता हूं, इसका छठे का नाम दे दिया मैंने, दंतोष्ठे। छठे का नाम क्या बोल दिया इसका मैंने, दंतोष्ठे। एक ही वर्ण आता है दंतोष्ठे में, ये दांत और होठ के बीच में बोला जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, दंतोष्ठे। और दंतोष्ठे में एक ही वर्ण होता है, वो होता है कौन सा, व। कौन सा होता है, व। कुछ याद नहीं करना है, दंतोष्ठे में एक ही याद करना, वो है व। उसके बाद में अभी 4 वर्ण और बताए थे मैंने आपको, ऊष्म वर्ण, श, स और है। दोबारा देखो यहां पर 4 आ गए, यहां 5 आ गए, यहां पर भी कुछ नहीं करना, एक बार इस है को साइड में कर लो। है को जब हमने साइड में किया तो अपने पास क्या बचा है, देखो श, और अभी बताया गया था इसको अपन नाम देंगे, और ये वो रहे नाम, देखो यहां इन तीनों को दोबारा क्रम से रख दो। यहां हमने लिखा श, ये इसको बोलते हैं तालव्य से। यहां रखा मैंने श, इसको बोला कौन सा, मूर्धन्य से। और यहां पर रख दिया मैंने श, इसको बोला दंते से। ये 3 और सेट कर दिए। अपने पास बचा कौन सा, है। इस है को जब अपन लेके आएंगे तो है को कहां रख देंगे, ऊपर ही ऊपर है। अब अपने पास कौन कौन से वर्ण बच गए, हमने व्यंजन ले लिए 33 के 33 ले लिए, देखो 33 ले लिए, 25 हो गए, 33 हो गए, 33
29 4 33। अब अपने पास बचे हैं क्या? स्वर। क्या बचे हैं? स्वर। स्वरों को भी सेट करेंगे ऐसे ही तरीके से, देखना। ग्यारह स्वरों को लेते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ले लिए। अब यहां एक चीज और याद रखना है, री। क्या याद रखना है? री। री, इसको आप यहां पर सेट करेंगे। एक जोड़ा, दो, तीन, तीन है, ये चौथा है। ठीक है, अब यहां एक नंबर, ठीक है, उसके बाद में दो नंबर, ठीक है, और ये आएगा अपने पास कौन से नंबर पे? पांचवें नंबर पे। किस पे? पांचवें नंबर पे, ओष्ठ में। क्या आएगा? ओष्ठ में। तो यहां पर तो आप रख देंगे क्या? ए आ। क्या रख देंगे? ए आ। यहां पर रखेंगे ई ई, ठीक है, और यहां क्या रख देंगे? री। और यहां पर क्या रख देंगे? यहां खाली रखना है, और यहां पर क्या रख देंगे? ऊ ऊ। कर दिए सेट। अब अपने पास सुनना ध्यान से, यह दो जोड़े और बचे अपने पास, ए आई ओ औ। अब इनको नाम देंगे अपन। सबसे पहले देखो, ये जो ए है, ए, इस ए को, एक ए को लेना है, फिर इसका जोड़ा बन जाएगा, फिर उसके बाद में ओ को लेना है। अब ये जो ए है, ए किससे मिलकर बनता है? आगे पढ़ेंगे अपन बिंदु में, संधि में, तो वहां पर करेंगे। देखो, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने ए और ई, ए और ई मिलकर क्या बनता है? ए। एक संधि पढ़ेंगे, गुण संधि, वहां पर ए बनेगा ये। अब सुनो, इस ए का और इस ई का उच्चारण स्थान देखेंगे। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठे। और ई का उच्चारण क्या होता है? तालव्य। क्या है? तालव्य। तो कंठे प्लस तालव्य क्या है? कंठे प्लस तालव्य। तो कंठ प्लस तालव्य को नाम दे दिया हमने क्या? कंठ तालव्य। क्या दे दिया? कंठ तालव्य या तालु। और कंठ तालव्य में जो वर्ण होंगे वो कितने होंगे? दो। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा ए और एक हो जाएगा आई। और ये कितना नंबर बन गया? 7 नंबर बन गया। कितना नंबर बन गया? 7। अब अपने पास बचा है ओ और औ। क्या बचा है? ओ और औ। इसको भी बनाएंगे। देखो, जैसे अपने पास एक बार अपने को क्या लेना? ओ ही लेना है। क्या लेना है? ओ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ओ किससे मिलकर बनता है? ए और ऊ। किससे? ए और ऊ। ए का उच्चारण स्थान क्या था? कंठे। क्या था? कंठे। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या था? ओष्ठे। क्या था? ओष्ठे। इन दोनों को मिला दिया और क्या बन गया? कंठोष्ठे। क्या बन गया? कंठोष्ठे। और कंठोष्ठे में वर्ण कितने हो गए? 2। कौन कौन से? एक तो ओ हो गया और एक हो गया औ। ये हमारा था उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। आगे अपने अगली कक्षा में करेंगे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और व्यंजनों का भी वर्गीकरण करना है अपने को। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।